प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कानून के स्रोत। क्या आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कानून के स्रोत। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो कानून का अर्थ, परिभाषा और कानून की जो विभिन्न तत्व या लक्षण होते हैं, ये तीन बातें मैंने समझाई थी। आज हमें ये देखना है कि क्या कानूनों को केवल व्यवस्थापिकाएं बनाती हैं या फिर कानूनों के अनेकों स्रोत होते हैं। बेटा, वास्तव में कानूनों के अनेकों स्रोत होते हैं। मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए 7 बिंदु बनाए हैं, अर्थात कानून के स्रोत को समझने के लिए आपको ये 7 बिंदु समझने होंगे। तो सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, कुछ विद्यार्थी हमें कहते हैं कि सर पहले भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाएं, कुछ कहते हैं सर पहले आप हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझाएं, कुछ कहते हैं कि सर पहले आप हमें राजनीतिक विचारधाराएं समझाएं। बेटा, मेरे सामने फिर ये धर्म संकट आ जाता है कि मैं किस विद्यार्थी की बात मानूं। तो सच्चाई ये है कि मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। हाँ, अभी दिसंबर तक महाविद्यालयों का थोड़ा वर्कलोड हमारे ऊपर रहेगा, इसलिए मैं प्रतिदिन के एक लेक्चर ही अपलोड कर पाऊंगा। उसके बाद में जनवरी से लगभग मैं 2 या 3 लेक्चर प्रतिदिन अपलोड कर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में मैं जितना भरसक प्रयास होगा जल्दी से जल्दी आपके सामने राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध कराऊंगा। अभी तक मैंने लगभग 450 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो बेटा, मेरा स्वयं का ये आप चाहे विश्वास समझिएगा या फिर मेरी अंतरात्मा की आवाज समझिएगा, स्वयं की दृढ़ इच्छा है ये कि मैं जल्दी से जल्दी राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे विद्यार्थी को उपलब्ध कराऊं, जिससे कि उनको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता ना हो। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर अभी हमारी एग्जाम है तो आप जल्दी से इसको अपलोड कीजिएगा, कुछ कहते हैं इसको अपलोड कीजिएगा। तो इसलिए मैं एक व्यवस्थित रूप में आपको ऐसे समझाऊंगा कि राजनीति विज्ञान की जितनी भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उन सबको समझाते हुए, राजनीतिक विचारधाराओं को समझाते हुए, भारतीय राज्य व्यवस्था को समझाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझाते हुए, अनुसंधान प्रविधि को समझाते हुए मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम अपलोड कर दूंगा। ये बात मैं निश्चितता से कह रहा हूं और ये बात भी मैं कह रहा हूं कि मैं कभी भी आपसे किसी भी रूप में शुल्क नहीं लूंगा। मैं चाहे राजनीति विज्ञान के ऊपर मेरे 5000 लेक्चर तैयार हो जाएं और कितना ही भरसक मैंने मेहनत की हो, लेकिन मैं आपसे शुल्क के रूप में 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मैं निःशुल्क रूप में आपको अच्छे से अच्छे रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। मैं यहां पर कोई औपचारिकता या दिखावा नहीं करूंगा। मैं जिस रूप में यहां पर मेरे विद्यार्थियों को यूजीसी नेट के जो विद्यार्थी मेरे पास आते हैं उनको मैं समझाता हूं, तो यहां इसमें और उस क्लास में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि यहां मैं मेरे सामने ही विद्यार्थियों को बिठा लेता हूं, चाहे वो 20 विद्यार्थी हो, 25 विद्यार्थी हो, और उनको बोल देता हूं कि बेटा आप इसको समझिएगा और सामने ये मैंने नोट कर दिया, इनको नोट कीजिएगा। जबकि वास्तविक रूप में हमें कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में देते भी हैं और हम मना करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सर कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने तक हमारे पास पढ़ करके जाते हैं। लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा ये होती है कि मैं विद्यार्थियों से 1 पैसा लेकर राजी नहीं होता हूं। मैं तो यहां भी निःशुल्क रूप में पढ़ाने का प्रयास करता हूं। 2-4 विद्यार्थी जो नहीं मानते उनकी बात अलग है, अन्यथा मैं किसी से भी 1 रुपया नहीं लेता हूं। मैं बिल्कुल निःशुल्क रूप में पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है, राजनीति विज्ञान को समझाना मेरे विद्यार्थियों को, और वह भी बिल्कुल निःशुल्क रूप में। चलिए बेटा, हम बात करेंगे आज कानून के स्रोत की। तो सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी है, जैसा कि मैंने यहां 2 डायग्राम बनाए हैं, एक ये नीचे डायग्राम बना रखा है, ये 3 डायग्राम बनाए हैं, जिससे कि आप कानून के स्रोत को ठीक से समझ सके। तो सर्वप्रथम तो आपको यह बात समझनी है कि वास्तविक रूप में बेटा, चूंकि हमारी जो अवधारणा है वो कानून है,
जो कि राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कानून। तो आज हम केवल कानून के स्रोत ले रहे हैं। तो वास्तव में जब व्यक्ति और राज्य, क्या कह रहा हूं मैं, जब व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों के कुछ आधार होते हैं और उन आधारों में कानून भी व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का एक आधार होता है। इसलिए मैंने यहां नोट किया व्यक्ति और राज्य, फिर नोट किया कानून, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक बाध्यकारिता, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का आधार कौन कौन होते हैं? कानून होता है, स्वतंत्रता होता है, समानता होता है, अधिकार होता है, कर्तव्य होता है, राजनीतिक बाध्यकारिता होता है या राजनीतिक आज्ञाकारिता होता है, जिसे अंग्रेजी में पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कहते हैं। राजनीतिक बाध्यकारिता के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, कर्तव्य पर भी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, अधिकार पर भी मैंने जो है लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, समानता पर भी और स्वतंत्रता पर भी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए। अभी कानून बचा हुआ है, तो ये कानून चल रहा है, इसके बाद में न्याय और दंड व्यवस्था के ऊपर मैं लेक्चर अपलोड और करूंगा। तो मैं राजनीति विज्ञान की जितनी भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं भरसक प्रयास करूंगा कि सारी अवधारणाएं मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊं। तो बेटा पहली बात तो ये होगी कि व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है तो कानून, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, कर्तव्य, राजनीतिक बाध्यकारिता, दंड, ये सब व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के आधार होते हैं, जिसमें से आज हम केवल कानून के स्रोत की बात कर रहे हैं। किसकी? कानून के स्रोत की। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात आती है बेटा कि राजनीति विज्ञान का जो मुख्य विषय होता है या राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो मुख्य विषय होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो मुख्य विषय होता है वो होता है राज्य, स्टेट। स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है। किसमें किया बेटा? अपनी पुस्तक द प्रिंस में। किसकी पुस्तक है? मैकियावेली की, जिसको कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक या पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपको समझना हो तो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मैंने मैकियावेली के बारे में सारे लेक्चर अपलोड कर दिया, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य है और राज्य का मुख्य कार्य बेटा कानून निर्माण है। तो इसका मतलब यहां ये बात स्पष्ट हो गई है कि जब हम कानून के स्रोत का अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो कौन होता है? राज्य ही होता है। कौन होता है? राज्य ही होता है। और चूंकि राज्य अपने आप में एक अमूर्त इकाई है, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किसमें होती है बेटा? सरकार में होती है। और सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो निश्चित रूप में कानून का जो मुख्य स्रोत होता है वो व्यवस्थापिका ही होती है, क्योंकि व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है। लेकिन क्या कार्यपालिका कानून बनाने में योगदान नहीं देती है? नहीं। आज तो पूरी दुनिया में व्यवस्थापिकाओं की बनिस्पत कार्यपालिकाएं कानून बनाने में अहम भूमिका अदा कर रही हैं और इसके साथ में न्यायपालिकाएं भी समय समय पर अपने न्यायिक फैसले के द्वारा कानून के निर्माण में योगदान देती हैं। इसका मतलब सरकार के तीनों ही अंग कानून बनाने में किसी न किसी रूप में अपना योगदान देते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि राज्य का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। इसलिए कानून का मुख्य स्रोत तो स्वयं राज्य ही हो जाता है, स्वयं राज्य हो जाता है। और राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और इन तीनों में जो मुख्य है वो व्यवस्थापिका है, क्योंकि व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम अगली बात लेते हैं। यहां पर क्या मैंने यहां से शुरुआत किया है, श्री गणेश किया है, मुख्य स्रोत विधान पालिका है। अर्थात वास्तविक रूप में जैसे ही हम कानून के स्रोत का अध्ययन करते हैं तो कानून के स्रोत में वास्तव में जो मुख्य स्रोत होता है कानून का वो विधान पालिका होती है, मतलब व्यवस्थापिका होती है। क्या? कानून का जो मुख्य स्रोत होता है वो विधान पालिका या व्यवस्थापिका होती है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि कानून का सबसे मुख्य जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा क्या? व्यवस्थापिका या विधान पालिका या विधान सभा भी कह सकते हैं, विधान मंडल भी कहते हैं इसको। पूरी दुनिया के संदर्भ में यदि हम देखें तो इसको विधान मंडल कहा जाएगा। ठीक है बेटा, आप चाहे तो इसको व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। तो कानून का मुख्य स्रोत कौन हो गया? विधान पालिका या व्यवस्थापिका। ठीक है, अब यहां मैंने देखो ये डायग्राम बनाया है, ये जैसे 1 2
3 और ये 4, जो 4 डायग्राम हो गए टोटल। तो यहां मैंने लिखा है राज्य, फिर सरकार, फिर कानून। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? इसका मतलब ये होगा कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय क्या होता है बेटा? राज्य। और राज्य निर्माण के कितने तत्व होते हैं? 4। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो वास्तव में राज्य अपने आप में अमूर्त होता है। तो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है, जो कि राज्य निर्माण का जो 4 तत्व होते हैं, उन 4 तत्वों में से सरकार भी एक तत्व होता है। तो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है, क्योंकि स्वयं जो राज्य हो कानून थोड़ी ना बनाएगा, ये तो अमूर्त है। कानून कौन बनाएगा? सरकार। तो सरकार कितने अंग होते हैं? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इन तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? कानून बनाने वाला अंग व्यवस्थापिका होता है। ये बात सत्य है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का भी अहम योगदान होता है कानून बनाने में। तो इसलिए राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है और सरकार के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। अर्थात विशेषकर यहां व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना ही होता है, विधि निर्माण करना ही होता है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब लेते हैं हम कि जो कानून के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उन महत्वपूर्ण स्रोतों की चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने 7 स्रोत यहां नोट किए हैं बेटा। तो सबसे पहला जो स्रोत है, जो कि सबसे पुराना स्रोत है कानून का, जो स्रोत है वो सबसे पहला स्रोत है रीति रिवाज। क्या? रीति रिवाज। ये जो स्रोत है ये सबसे पुराना स्रोत है। मतलब कानून निर्माण का जो स्रोत है, सबसे पुराने स्रोत की बात आती है तो बेटा वो है रीति रिवाज। जैसा कि कहा भी जाता है कि रीति रिवाज ही राजा होते हैं। इसका मतलब वास्तव में प्राचीन समय के अंतर्गत यदि हम देखें तो वास्तव में जो रीति रिवाज होते थे, उन रीति रिवाजों के आधार पर ही समाज व्यवस्था का संचालन किया जाता था। इसलिए रीति रिवाज वास्तव में कानून के स्रोत हुआ करते थे। तो मैंने यहां लिखा है सबसे पुराना, मतलब रीति रिवाज सबसे पुराना स्रोत है कानून का। ठीक है। इसके बाद में जैसा कि गिल क्राइस्ट ने कहा है कि इन रीति रिवाजों का विकास व्यक्ति एवं संपत्ति की सुरक्षा तथा जीवन की आवश्यकताओं की व्यवस्था के लिए अर्थात उपयोगिता के कारण हुआ है। मतलब यहां पर गिल क्राइस्ट का कहना है कि जो रीति रिवाज है, इन रीति रिवाजों का विकास व्यक्ति एवं संपत्ति की सुरक्षा तथा जीवन की आवश्यकताओं की व्यवस्था के लिए अर्थात इनकी उपयोगिता के कारण हुआ है। मतलब रीति रिवाजों का जो विकास हुआ है वह स्वयं व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा के लिए, उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हुआ है। अर्थात स्वयं प्रारंभ में, जैसे मैं ये कहूंगा एक प्रकार से कबीलाई समाज हुआ करते थे, तो वो स्वयं अपने लिए कोई निश्चित नियम बना लेते थे और वो नियम ही वास्तविक रूप में प्रकार से रीति रिवाज होते थे और उन रीति रिवाजों के आधार पर ही फिर वहां पर कोई निर्णय लिया जाता था। तो वास्तविक रूप में कानून का जो सबसे पुराना स्रोत है वो रीति रिवाज है। जैसा कि आगे फिर मैकाइवर ने कहा है कि कानून के विशाल ग्रंथ में राज्य तो मात्र नए नए वाक्य लिखता है। ध्यान दें यहां पर, मतलब मैकाइवर कह रहे कि कानून के विशाल ग्रंथ में राज्य तो मात्र नए नए वाक्य लिखता है, नए नए वाक्य लिखता है, उन वाक्यों में संशोधन कर देता है। जो पुराने वाक्य होते हैं उनके स्थान पर नए वाक्य जोड़ दिए जाते हैं, नए वाक्यों में भी संशोधन कर दिया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि वास्तविक रूप में कानून का जो मुख्य स्रोत होता है वह तो रीति रिवाज ही होता है। ये इतनी बात कही है किसने? मैकाइवर ने। तो ये सारी बात आप लिख सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में जैसे रोम में टेबल्वे टेबिल्स है, तो ये वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये कानून का महत्वपूर्ण स्रोत था। इसके अंतर्गत रीति रिवाजों का उल्लेख है। भारत के अंतर्गत देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की स्मृतियां हैं, जैसे मनु की मनुस्मृति है। मनुस्मृति में 12 अध्याय है। तो जो भारत में जैसे मनुस्मृति है, मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति, तो मनुस्मृति के अंतर्गत समाज व्यवस्था को संचालित करने के नियम बताए गए हैं, रीति रिवाज बताए गए हैं। यहां तक बताया गया है कि भाई अगर किसी व्यक्ति से कोई पाप हो जाए तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। ठीक है। इसके बाद में पूरी जो सृष्टि है, सृष्टि के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। तो कहने का मेरा भावार्थ यह है कि भारत में जो स्मृतियां विभिन्न प्रकार की स्मृतियां, जिसमें मनुस्मृति महत्वपूर्ण है। तो स्मृतियां इसके अंतर्गत भी वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था को चलाने के कुछ जो है रीति रिवाज प्रथाएं बताए गए हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्रिटेन के अंतर्गत भी, ब्रिटेन में जो कॉमन लॉ है वो भी वास्तविक रूप में क्या है? रीति रिवाज ही है। अर्थात जो कॉमन लॉ है
वो भी ब्रिटेन के अंतर्गत कानून का एक स्रोत है। भारत में मनुस्मृतियां हैं, स्मृति है, स्मृतियां तो अनेकों हैं, लेकिन मनुस्मृति बोलेंगे तो हम बोलेंगे मनु की मनुस्मृति। तो ब्रिटेन में कॉमन लॉ कानून का स्रोत है जो कि रीति रिवाज में आता है। भारत में मनुस्मृति है, ये भी वास्तविक रूप में कानून का स्रोत है, क्योंकि प्राचीन समय में जो स्मृतियां हुआ करती थी वो स्मृतियां ठीक उसी प्रकार से संचालित की जाती थी जैसे आज व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून। तो उस समय समाज व्यवस्था का संचालन स्मृतियों के आधार पर ही होता था। स्मृतियां समाज को चलाने के नियम हुआ करते थे, इसलिए भारत में जो स्मृतियां थी ये वास्तविक रूप में कानून का एक स्रोत थी। तो ये भी रीति रिवाज ही होगा। और रोम में टॉयलेट टेबल्स है, ये भी वास्तविक रूप में कानून का एक स्रोत था जो कि रीति रिवाज में ही आता है। तो आप कह सकते कानून का सबसे पुराना स्रोत रीति रिवाज है बेटा। दूसरा है धर्म। वास्तविक रूप में देखा जाए तो धर्म भी कानून का एक स्रोत है। कैसे? जैसे प्राचीन काल और मध्य काल में राज्य की नीतियों पर धार्मिक सिद्धांतों का प्रभाव था। अर्थात यदि हम प्राचीन काल की बात करें, मध्य काल की बात करें, तो राज्य की नीतियों पर धार्मिक सिद्धांतों का प्रभाव था। कैसे? जैसे भारत के अंतर्गत हम देखें तो भारत में हिंदू राजा मनुस्मृति के आधार पर आदेश देते थे। उसके बाद में मुस्लिम शासकों के अंतर्गत देखा जाए तो मुस्लिम शासकों के द्वारा कुरान शरीफ के आधार पर आदेश दिए जाते थे। वैसे देखा जाए तो दो विद्वान विल्सन और मैकाइवर ये कहते हैं कि जैसे जैसे समय बदला धार्मिक नियमों को कानूनी रूप राज्य देता गया। मतलब धार्मिक नियमों को धीरे धीरे राज्य के द्वारा कानूनी रूप दिया गया। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि धर्म भी कानून का एक स्रोत है। जैसा कि आप भारत में देख सकते हैं, हिंदू राजा मनुस्मृति के आधार पर अपने आदेश देते थे और मुस्लिम शासकों के द्वारा भी कुरान शरीफ के आधार पर आदेश दिए जाते थे। तो वास्तविक रूप में ये धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर आदेश देते थे, इसलिए धर्म भी कानून का एक स्रोत बन जाता है। तीसरा है न्यायिक निर्णय। बेटा वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा भी समय समय पर जो अपने निर्णय दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में संविधान की व्याख्या, रक्षा, स्पष्टीकरण और संविधान के विकास में या कानून के विकास में जो योगदान दिया जाता है न्यायपालिका के द्वारा भी दिया जाता है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि सरकार की तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों का ही किसी न किसी रूप में कानून निर्माण में योगदान होता है। इसलिए सरकार वास्तविक रूप में देखा जाए तो कानून का महत्वपूर्ण स्रोत है। हाँ, इसमें व्यवस्थापिका सबसे प्रथम स्थान पर है, लेकिन आधुनिक दुनिया में यदि हम देखें तो वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं के संसदों के दिन लग चुके हैं और कार्यपालिका ही वास्तविक रूप में कानून बनाने लग गई है। इसलिए जैसा कि लॉर्ड हेवर्ट ने कहा है कि यह एक नई तानाशाही है। नई तानाशाही कौन है? मंत्रिमंडल या कार्यपालिका। तो इन्होंने कहा था कि ये नई तानाशाही समय रहते इसको रोक लो, अन्यथा ये व्यक्तियों की स्वतंत्रता को निगल जाएगी। मतलब उनका कहने का भावार्थ ये था कि कार्यपालिका के द्वारा ही वास्तविक रूप में कानून बनाए जाते हैं, कार्यपालिका के द्वारा ही कानूनों को क्रियान्वित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। हाँ, हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में व्यवस्थापिकाओं की बनिस्पत कार्यपालिकाएं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है और वास्तविक रूप में नीतियों के निर्माण में कार्यपालिका की अहम भूमिका होती है, मंत्रिमंडल की अहम भूमिका होती है, प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। ठीक है, मैं ज्यादा व्याख्या इसकी नहीं कर रहा हूं, मैंने संकेत दे दिया है बेटा। तो समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा भी जो निर्णय सुनाए जाते हैं वो भी कानून के स्रोत बन जाते हैं। जैसा कि मैंने यहां लिखा, न्यायाधीश द्वारा किए गए निर्णयों को न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून भी कहा जाता है। मतलब वास्तविक रूप में समय समय पर जब ये देखा जाता है कि कुछ झगड़े ऐसे आते हैं जिनके बारे में संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत कोई उल्लेख नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा अपने विवेक के हिसाब से फैसले सुनाए जाते हैं और जब फैसले सुना दिए जाते हैं तो वो फैसले, वो निर्णय ही वास्तविक रूप में कानून बन जाते हैं। इसलिए वास्तव में न्यायिक निर्णय भी कानून का एक स्रोत बन जाता है। जैसे मैंने यहां लिखा है कि वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा ही संविधान की व्याख्या की जाती है, न्यायपालिका के द्वारा ही संविधान की रक्षा की जाती है, न्यायपालिका के द्वारा ही कानूनों का स्पष्टीकरण या संविधान का स्पष्टीकरण किया जाता है और न्यायपालिका के द्वारा ही कानून के विकास में अहम भूमिका अदा की जाती है। इसलिए न्यायिक निर्णय भी या न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर जो निर्णय सुनाए जाते हैं वो भी कानून के स्रोत बन जाते हैं। चौथा है कानूनी टीकाओं व टिप्पणियां। अर्थात वास्तविक रूप में कानूनों के ऊपर विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे, रचनाएं लिखी, टीकाएं लिखी, इनको आप ग्रंथ रचनाएं भी कह सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां भी
लिखी हैं। तो वास्तव में ये जो कानूनी टीकाओं या टिप्पणियां हैं ये भी कानून के स्रोत हैं। टीकाओं का मतलब होता है रचना या ग्रंथ। जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत कॉक, एक विद्वान का नाम है कॉक, ब्लैकस्टोन, हाले, कैंट, इन्होंने वास्तविक रूप में कानून के बारे में काफी किताबें, ग्रंथ, रचनाएं, टीकाएं लिखी हैं जो कि किसी न किसी रूप में कानून के स्रोत बन जाते हैं। इसी प्रकार से भारत में हेदिया, दायभाग, मितछरा, फतवा, आलमगिरी आदि भी वास्तविक रूप में कानूनी टीकाएं कानून के विकास में सहायक रही हैं। मतलब ये भारत के अंतर्गत जो कानून टीकाएं हैं और ब्रिटेन में जो ये कानून टीकाएं या ग्रंथ या रचना है ये वास्तव में देखा जाए तो कानून के विकास में सहायक रही है। अर्थात जो ये रचनाएं हैं, जो ये ग्रंथ हैं, ये वास्तविक रूप में कानून के विकास में सहायक रही है। अर्थात किसी न किसी रूप में ये कानून के स्रोत के रूप में अपनी भूमिका अदा करती रहती हैं और करती रहेंगी। कौन? कानूनी टीकाओं व टिप्पणियां। तो ये 4 स्रोत हो गए कानून के। 5वां स्रोत है साम्य नीति या सुनीति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विटी। क्योंकि ये मैंने अक्सर देखा है विद्यार्थी बहुत गलती करते हैं कि साम्य नीति क्या होती है, सुनीति क्या होती है। तो मैंने इसको स्पष्ट रूप में नोट भी कर दिया है और मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा बेटा। इसका मतलब क्या होता है? जो साम्य नीति या सुनीति या इक्विटी होती है, इसका सरल अर्थ है समानता, न्याय, औचित्यपूर्णता। फिर से नोट करेंगे, साम्य नीति का सरल अर्थ होता है समानता, न्याय, औचित्यपूर्णता। अच्छा, अब ये साम्य नीति होती क्या है? इसका मतलब ये होगा कि देखो बेटा, कभी कभी ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिनका निर्णय प्रचलित कानूनों के आधार पर करें तो निर्णय उचित नहीं होता है। मतलब कभी कभी लोगों के बीच में ऐसे झगड़े हो जाते हैं कि उन झगड़ों का समाधान यदि प्रचलित कानून के आधार पर किया जाए तो वह निर्णय उचित नहीं होता है, अनुचित होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत न्यायाधीश औचित्य एवं न्याय भावना के आधार पर निर्णय देता है। जब न्यायाधीश वास्तविक रूप में औचित्य एवं न्याय भावना के आधार पर निर्णय देता है तो इसे ही साम्य नीति या सुनीति कहते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूं कि वास्तव में साम्य नीति का सीधा सा अर्थ होता है समानता, न्याय या औचित्य पूर्णता। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा? जैसे अब आपका एक सर अभी हम समझे नहीं है कि साम्य नीति क्या है, तो मैं समझा रहा हूं आपको स्पष्ट रूप में, तो मैंने नोट कर दिया है, समझे बेटा। वास्तव में साम्य नीति होती क्या है? इसके अंतर्गत ये होता है कि कभी कभी बेटा लोगों के बीच में ऐसे झगड़े हो जाते हैं कि उन झगड़ों का समाधान यदि प्रचलित कानून के आधार पर किया जाए तो वो फैसला उचित नहीं होता है बल्कि अनुचित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर प्रचलित कानून के आधार पर फैसला नहीं सुनाया जाता है, बल्कि ऐसी परिस्थिति में जो न्यायाधीश होता है वो न्यायाधीश वास्तव में औचित्य न्याय भावना के आधार पर निर्णय देता है। क्या? न्यायाधीश अपना फैसला सुनाते समय यह देखता है कि वहां पर वास्तव में न्याय भावना क्या कह रही है, औचित्य क्या कह रहा है, वास्तविक रूप में वहां पर समानता क्या कह रही है। मतलब वह समानता, न्याय, औचित्य पूर्णता के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा, प्रचलित कानून के आधार पर नहीं सुनाया जाएगा। हो सकता है प्रचलित कानून के विपरीत फैसला हो, लेकिन जो वो फैसला होगा वो वास्तविक रूप में उचित होगा। वहां पर वास्तविक रूप में लोगों के बीच जो फैसला सुनाया जा रहा है, जो झगड़ा हुआ लोगों के बीच में, उसका जो फैसला सुनाया जा रहा है वह फैसला न्यायपूर्ण होगा, औचित्यपूर्ण होगा, उचित होगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ झगड़े ऐसे होते हैं कि प्रचलित कानून के आधार पर उसका फैसला नहीं सुनाया जाता। कारण, क्योंकि वास्तविक रूप में न्याय एक अलग चीज होता है और समाधान एक अलग चीज होती है। तो बेटा साम्य नीति का सीधा सा अर्थ होता है कि कभी कभी लोगों के बीच ऐसे झगड़े होते हैं जिनका निर्णय प्रचलित कानूनों के आधार पर नहीं कर सकते, और यदि प्रचलित कानून के आधार पर करें तो निर्णय उचित नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में न्यायाधीश औचित्य एवं न्याय भावना के आधार पर निर्णय देता है, और न्यायाधीश जो औचित्य एवं न्याय भावना के आधार पर निर्णय देता है वही बेटा साम्य नीति कहलाता है, वही साम्य नीति या सुनीति या इक्विटी कहलाता है। आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे। तो ये भी कानून का एक स्रोत होता है, ठीक है। छठा स्रोत है लोकमत, जनमत। ये तो आप समझ गए होंगे, जनमत अर्थात भाई चाहे वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, लोकमत के विपरीत
कोई भी आचरण नहीं किया जा सकता, कोई भी आदेश नियम कानून नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जनमत लोकमत ये भी कानून का एक स्रोत होता है। मतलब कानून लोकमत के अनुकूल होते हैं। वास्तविक रूप में जो कानून होते हैं वो जनता के अनुकूल होते हैं, जनमत के अनुकूल होते हैं। जनहित के विपरीत कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्रांति होने की संभावना रहती है, क्योंकि जनता उन कानूनों को स्वीकार नहीं करेगी और बलपूर्वक तरीके से कितने दिन तक राज्य व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है। जनता का समर्थन होगा तो राज्य व्यवस्था का संचालन लंबे समय तक किया जाएगा, और जनता का समर्थन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में बल का प्रयोग किया जाएगा और बल के आधार पर लंबे समय तक वास्तविक रूप में शासन का संचालन या राजनीतिक व्यवस्था का संचालन, पॉलिटिकल सिस्टम का संचालन नहीं किया जा सकता। लोकमत पर बने कानूनों की पालना अधिक मात्रा में होती है। अर्थात वास्तविक रूप में आज हम देखते हैं तो पूरी दुनिया के अंतर्गत राजतंत्रीय शासन प्रणालियों का लोकतंत्रीकरण होता जा रहा है। जब राजतंत्रीय शासन प्रणालियों का लोकतंत्रीकरण होता जा रहा है, या हम कहें आधुनिक समय में राजनीतियों का आधुनिकीकरण होता जा रहा है, मतलब राजनीतियों का आधुनिकीकरण होता जा रहा है, मतलब इसका ये होगा कि राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण होता जा रहा है। जब लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना की जा रही है तो ऐसी स्थिति में जनमत के विपरीत किसी भी रूप में सरकार के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। न्यायपालिका के द्वारा जनमत के विरुद्ध कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता। वास्तविक रूप में कार्यपालिका के द्वारा भी किसी भी रूप में जनमत के विपरीत कोई अध्यादेश या आदेश नहीं दिया जा सकता। इसलिए जनमत भी कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और बेटा अंतिम सातवां है व्यवस्थापन। जैसा कि मैंने पहले यहां लिख दिया था कि वास्तव में कानून का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है विधान पालिका होता है, अर्थात व्यवस्थापिका होता है। ठीक है बेटा, तो सातवां नोट करेंगे व्यवस्थापन। व्यवस्थापन कानून का सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य स्रोत होता है। मैंने लिखा भी है कि कानून का जो प्रमुख स्रोत होता है वो व्यवस्थापन या व्यवस्थापिका होता है। ठीक है बेटा, अब यहां मैंने फिर लिखा है अन्य स्रोत इसी की स्वीकृति के बाद कानूनों का रूप लेते हैं। मतलब वास्तविक रूप में जो पीछे के 6 स्रोत हैं, ये 6 के 6 स्रोत इसी की स्वीकृति के बाद कानूनों का रूप लेते हैं। मतलब आज आधुनिक समय में देखें तो जब तक व्यवस्थापिका के द्वारा चाहे रीति रिवाज हो, साम्य नीति हो, या फिर जो है इधर हम धर्म की बात करें, न्यायिक निर्णय की बात करें, टीकाओं की बात करें, टिप्पणी की बात करें, तो ये जब तक व्यवस्थापन उसको स्वीकृति नहीं दे देगा, व्यवस्थापिका उसको स्वीकार नहीं कर लेगा, तब तक वो कानूनों का रूप धारण नहीं कर सकता। इसलिए मैंने लिखा है अन्य स्रोत, मतलब पीछे वाले जो 6 स्रोत हैं, अन्य स्रोत इसी की स्वीकृति के बाद कानून का रूप लेते हैं। मतलब व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेते हैं। इसलिए मैंने यह लिखा है क्या, अर्थात कानून का सबसे बड़ा स्रोत स्वयं राज्य है। तो नोट करेंगे, अर्थात कानून का सबसे बड़ा स्रोत स्वयं राज्य। इसलिए मैंने यहां लिख दिया था कि राज्य का मुख्य कार्य क्या है, कानून निर्माण। इसलिए आप यहां लिखेंगे अर्थात कानून का सबसे बड़ा स्रोत स्वयं राज्य, और राज्य अपने आप में अमूर्त होता है। अमूर्त होता है तो राज्य की इच्छा की व्यक्ति किस में होती है, सरकार में होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और कानून बनाने में सरकार के तीनों अंगों का ही योगदान होता है। आधुनिक समय में देखें हम तो वास्तव में व्यवस्थापिकाओं की बनिस्पत कानून बनाने में जो अहम भूमिका अदा करती है वो कार्यपालिका ही करती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आज पूरी दुनिया में व्यवस्थापिकाओं की बनिस्पत कार्यपालिकाएं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है और व्यवस्थापिकाओं का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। जैसा कि कहा भी जाता है कि भाई व्यवस्थापिकाओं के दिन लद चुके हैं, आज कार्यपालिकाएं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। बात सत्य भी है। मैंने व्यवस्थापिकाओं के पतन के कारण और कार्यपालिकाओं की शक्ति में वृद्धि के कारण इन दोनों के ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ये सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे बेटा। इसके बाद में यहाँ पर एक विद्वान है गैटल। गैटल कह रहे हैं कि आधुनिक राज्यों में व्यवस्थापन द्वारा घोषित राज्य की इच्छा कानून का प्रमुख स्रोत है और यह अन्य स्रोतों का भी स्थान लेता जा रहा है। इसमें सब बातें आ गई। अब गैटल करेगा आधुनिक राज्य में, मतलब आधुनिक राज्यों की बात आ रही है, प्राचीन राज्यों की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, मध्यकाल के राज्य की बात नहीं बोल रहा हूं मैं। आधुनिक राज्य में गैटल कह रहे हैं कि आधुनिक राज्य में व्यवस्थापन द्वारा, मतलब व्यवस्थापिका द्वारा घोषित राज्य की इच्छा कानून का प्रमुख स्रोत है। मतलब व्यवस्थापिका द्वारा घोषित जो राज्य की इच्छा वो कानून का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि राज्य की इच्छा के व्यक्ति सरकार में होती है और सरकार के 3 अंग होते हैं और 3 अंगों में व्यवस्थापिका भी तो उसका अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसलिए व्यवस्थापन द्वारा घोषित, मतलब व्यवस्थापिका द्वारा, विधान पालिका द्वारा, विधानमंडल द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा घोषित राज्य की इच्छा कानून का प्रमुख स्रोत है और यह अन्य स्रोतों का भी स्थान लेता जा रहा है। मतलब वास्तविक रूप में जो व्यवस्थापन है वह कानून के अन्य स्रोतों का स्थान लेता जा रहा है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में कानून का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह स्वयं
राज्य है और राज्य अपने आप में अमूर्त होता है। राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है और सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य होता है कानून बनाना, इसलिए व्यवस्थापिका या व्यवस्थापन कानून का सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण स्रोत कहलाता है। यहां तक ये बात क्लियर होगी बेटा? अच्छा, फिर मैंने यहां चौथा डायग्राम बनाया है कानून के स्रोत। तो आप यहां पर इसको जो है डायग्राम का रूप दे सकते हैं। स्रोत नंबर 1 2 3 4 5 6 7, बीच में लिखा कानून के स्रोत। तो कानून के स्रोतों के नाम लिख लेंगे आप। नंबर 1 पर रीति रिवाज, नंबर 2 पर इधर देखेंगे धर्म, नंबर 3 पर न्यायिक निर्णय, नंबर 4 पर कानून टीका और टिप्पणियां, नंबर 5 पर साम्य नीति, नंबर 6 पर लोकमत, नंबर 7 पर व्यवस्थापन। इस तरीके से इनका नाम नोट कर सकते हैं, आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। इस तरीके से याद रखने में आपको सुविधा रहेगी। तो अब आपसे मान लीजिएगा यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है कि कानून का सबसे प्राचीन जो स्रोत है वो कौन सा है, तो रीति रिवाज होगा आंसर। और फिर ये पूछ लिया जाए कि कानून का सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है बेटा, तो आपका आंसर होगा व्यवस्थापन, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत व्यवस्थापिका ही तो होती है। तो इस आधार पर आप आंसर दे सकते हैं। हाँ, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आधुनिक समय में सरकार के तीनों अंगों में अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में वास्तव में नीति निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान या भूमिका किसकी होती है, तो बेटा ध्यान रखना कार्यपालिका की होती है। क्योंकि आज वास्तविक रूप में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली थी। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का रूप धारण कर लिया और आज मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री शासन प्रणाली का रूप धारण कर लिया है। अर्थात आज वास्तविक रूप में प्रधानमंत्रियों के अंतर्गत या प्रधानमंत्री के अंतर्गत शक्ति का केंद्रीकरण होता जा रहा है, चाहे हम भारत की बात लें और चाहे ब्रिटेन की बात लें। और यदि हम अमेरिका की बात भी लें तो अमेरिका के अंतर्गत भी राष्ट्रपति के हाथ में शक्तियां केंद्रित होती जा रही है। मतलब मुख्य बात यह ये कि जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष के हाथों में शक्तियां केंद्रित होती जा रही है। इसलिए पूरी दुनिया में वास्तव में कार्यपालिका ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। कार्यपालिका ही वास्तविक रूप में नीतियां तय करती है और वास्तविक रूप में हम ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका कानून बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। खैर, ये बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, हमें तो केवल आज ये समझाना था कि कानून के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपके 7 स्रोत बताए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कानून के 7 स्रोतों को ठीक से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।